आज का जो हमारा टॉपिक है वह संविधान विषय पर आधारित है, जिसमें संविधान से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग सहकारी समितियों से संबंधित है। ऑप्शन है 9 का, 14 का, भाग 15 या फिर भाग 19। इसका सही जो आंसर है वो आपका है कि भाग 9 खा। 9 खा जो है वो संविधान के सहकारी समितियों से संबंधित है, इसलिए इसका सही जो आंसर है वो ये है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 29 कि राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है विधानसभा के चुनाव करवाना, विधान परिषद के चुनाव संपन्न कराना, ग्राम पंचायतों का निर्वाचन संपन्न कराना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है ग्राम पंचायतों का निर्वाचन जो है वो संपन्न कराना। इसका जो मुख्य कार्य होता है, सी ऑप्शन जो इसका है वो सही है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य पंचायती राज निकाय, नगरीय निकाय से संबंधित चुनावों को संपन्न कराना होता है, जबकि भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1 मई 1950, 14 नवंबर 1951, 2 अक्टूबर 1951 या 26 जनवरी 1956। इसका सही जो आंसर है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुई थी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका जो है वो सी ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम औपचारिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर जोगेंद्र मंडल। इसका सही जो आंसर है वो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका शुरुआत की गई थी। तो सही आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि उच्चतम और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालय के गठन किनके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा, दोनों के द्वारा या फिर उच्चतम न्यायालय के द्वारा। कि उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा जो है वो गठन किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 32। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो आपका सही है, ए और बी दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, संसद द्वारा भी और राज्य विधानमंडल के द्वारा भी। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों में के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मामलों की संख्या सर्वाधिक है? सोशल लीव पिटीशन, जनहित याचिका, पुनर्विचार याचिका या फिर रिट याचिका। क्वेश्चन नंबर 33। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है स्पेशल लीव पिटीशन। ए ऑप्शन जो है वो इसका सही है। ए ऑप्शन जो है इसका सही है कि उच्च न्यायालय की तरह सर्वोच्च न्यायालय में भी कुल लंबित मामलों की तुलना में उसके निस्तारण की क्षमता कम है। सर्वोच्च न्यायालय में मामले में यह बोझ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत लीव पिटीशन के कारण बढ़ता है, जो किसी भी पक्ष को अदालत में न्यायाधिकरण से सीधे सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने की शक्ति प्रदान करता है। प्रारंभ में केवल असाधारण परिस्थितियों में ही सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा जा सकता था, लेकिन अब ये एक सामान्य घटना हो गई है और इसके लगभग 85% मामले जो हैं वो लंबित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है, पहला है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 141, तदर्थ न्यायाधीशों की संख्या नियुक्ति 131, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108 और उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना अनुच्छेद 64। जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 34, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो आपका गलत है, क्योंकि बी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 31 के तहत ना होकर 127 के तहत होती है, 127 के तहत होती है, जबकि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता जो है, आरंभिक अधिकारिता है, उसके बारे में अनुच्छेद 131 बताता है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण निम्नलिखित में से किसके परामर्श से करेगा?
राज्य के महाधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्योंकि अनुच्छेद 222 के अनुसार इसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 222 में दिया गया है। 222 के अनुसार स्थानांतरण से पूर्व राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च अपीली न्यायालय था? मतलब कि भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च अपीली न्यायालय था? ऑप्शन है प्रिवी काउंसिल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल जो है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पहले प्रिवी काउंसिल ही जो थी वो सर्वोच्च अपीली न्यायालय थी और इसे किंग ऑफ काउंसिल कहा जाता था। और भारत में अदालतों के द्वारा पारित फैसले और उनके आदेशों के विरुद्ध अब सर्वोच्च मंच था। इसे भारतीय और अंग्रेजी कानून प्रणाली के बीच एक पुल के रूप में कहा जा सकता था और भारतीय शासन अधिनियम 1935 को कानूनों की व्याख्या करने और संघीय मामलों के विवादों न्याय के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ना हुई हो तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा? इसका जो सही ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है, यदि वह भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पद ग्रहण करता है, यदि वह भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद के लिए नियुक्त किया जाता है। और अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह जो राष्ट्रपति का पद संभाल चुके थे। अगला प्रश्न है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है, पहला है कि स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव होना, विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के कार्यों में बाधा न पहुंचाना, तीसरा है सरकार के अन्य अंगों के द्वारा न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करना, चौथा है न्यायाधीशों द्वारा बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य करना। तो कौन सा जो है वो आपका एक न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ बताता है? तो इसका सही जो है वो है आपका सी ऑप्शन, 2, 3 और 4। सी ऑप्शन जो इसका सही है, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं होता है, इसलिए जो है पहला ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी 3 जो हैं वो सही। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। ऑप्शन है मौलिक अधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार या रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। और इसके कूट के आधार पर हमें इसको चुनना है। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो क्या होगा ये आपको बताना है कि हमें पेपर बताना है केवल 1 और 4, केवल 1, 3, 4, केवल 1, 2, 4 या फिर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39 जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, मतलब कि उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के मुख्य प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन थे? ऑप्शन है एम हिदायतुल्लाह, एएस आनंद, एएम अहमदी या फिर पीएन भगवती। इसका सही जो आंसर है वो आपका है पीएन भगवती। इसका सही जो आंसर है वो आपका है पीएन भगवती, क्योंकि भारत में न्यायिक व्यवस्था में पीआईएल या फिर कहें जनहित याचिका की शुरुआत पीएन भगवती के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही जो आंसर है वो आपका है भारत का राष्ट्रपति, मतलब ए ऑप्शन इसका जो है वो पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 233 में दिया गया है और दूसरा है जिला न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त होने के लिए
व्यक्ति पहले से ही संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में हो या कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। तो कूट के आधार पर चयन करना है, केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, और ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें कौन सा कथन जो है वो सही होगा? क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर है वो है इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। मतलब सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में मोबाइल कोड को किसके मानस पुत्र की संज्ञा दी गई? ऑप्शन है न्यायमूर्ति पी एन भगवती, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एम हिदायतुल्लाह, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वो है मोबाइल कोड के जो मानस पुत्र कहा जाता है वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मतलब बी ऑप्शन जो है इसका सही है। और इसकी शुरुआत जो है वो 4 अगस्त 2007 को हुई थी। 4 अगस्त 2007 को हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से न्यायालय उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। कि कलकत्ता हाईकोर्ट, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार, केरल हाईकोर्ट, केरल और लक्षद्वीप, मुंबई हाईकोर्ट, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, और डी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इनमें कौन सा जो है वो सही नहीं है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, मुंबई हाईकोर्ट जो है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट जो है वो मुंबई हाईकोर्ट के अंतर्गत नहीं आता है और कर्नाटक के लिए उसके पास अलग कर्नाटक हाईकोर्ट के नाम से अदालत है, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित योग्यता में कौन सा ऑप्शन गलत है? पहला है वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वह भारत का नागरिक हो, और बी ऑप्शन भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य किया हो, और तीसरा है एक या एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, या फिर बी सी दोनों। कौन सा इसका कथन जो है वो सही है? क्वेश्चन नंबर 45। तो इसका जो संबंधित क्वेश्चन जो है जो गलत है वो आपका है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो पूर्णतया गलत है, क्योंकि जो दूसरी जो है भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष न्यायिक पद पर कार्य किया हो, यह पूर्णतया गलत है। क्योंकि उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में अनुच्छेद 214 और अनुच्छेद 231 में दिया गया है कि उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर होता है जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता है, और इसका प्रावधान 216 में है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश वही हो सकता है जो भारत का नागरिक हो और भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, अथवा एक या एक से अधिक राज्यों में लगातार उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन है 14वें संवैधानिक संशोधन 1963, 15वां संवैधानिक संशोधन 1963, 14वां संवैधानिक संशोधन 1964, या फिर 15वां संवैधानिक संशोधन 1964। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया था कि उच्च न्यायालय भी अभिलेखीय न्यायालय होगा? अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 127 या अनुच्छेद 129? क्वेश्चन नंबर 47। इसका सही जो आंसर है वो आपका है अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 के तहत ही बताया गया है कि उच्च न्यायालय भी अभिलेखीय न्यायालय होगा। अगला प्रश्न है भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला है निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है, और दूसरा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और तीसरा है कि संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। कूट के आधार पर चयन करना है कि कौन सा कथन जो है सही है, केवल एक या दो, दो और तीन, एक और तीन, या फिर एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका है 48।
इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके तीनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है, और इसका सही आंसर जो है वो डी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है भारत के निर्वाचक नामावली तैयार करना, दूसरा है निर्वाचन की तिथि को निर्धारित करना, तीसरा है राजनीतिक दलों को निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है वो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है? मतलब कौन सा जो कार्य है वो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक और तीन, या फिर एक दो तीन? क्वेश्चन नंबर 49, इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन इसका जो है वो पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, या फिर संसद? इसका सही जो आंसर है, इसका सही जो आंसर है वो आपका ए राष्ट्रपति, ए ऑप्शन जो है वो पूर्णतः सही। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग राज्यों को सलाह दे सकता है राज्य की संसद के आदेश पर, राज्यसभा के प्रस्ताव पर, राज्यपाल के अनुरोध पर, या फिर कभी नहीं? क्वेश्चन नंबर 51, इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी राज्यपाल के अनुरोध पर। राज्यपाल के अनुरोध पर ही ठीक है संघ लोक सेवा आयोग राज्य को सलाह दे सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मेरिट पद्धति का प्रहरी माना जाता है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, या फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी संघ लोक सेवा आयोग। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही है कि संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती संस्था है, ठीक है। और इसका वर्णन भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक दिया गया है, और संविधान में आशा की गई है कि संघ लोक सेवा आयोग मेरिट पद्धति का प्रहरी होगा। अगला प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की निम्न में से कौन हटा सकता है? ऑप्शन है राज्यपाल, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, या फिर मुख्यमंत्री। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उसे हटा केवल राष्ट्रपति ही सकता है। और संविधान के भाग 14 में राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियां और गठन का वर्णन दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में दिया गया है। दूसरा है यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। तीसरा इसका गठन संसद द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, या फिर एक दो तीन। मतलब कौन सा कथन जो है वो सही है? क्वेश्चन नंबर 54, जिसका जो सही आंसर है वह आपका है ए ऑप्शन, केवल एक और दो। क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि इसका गठन संसद के द्वारा नहीं किया जाता है, इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में कौन थे? ऑप्शन है के सी नियोगी, के संथानम, पीवी राजमन्नार, या फिर सी रंगराजन। इसका सही जो आंसर है वो आपका है के सी नियोगी। के सी नियोगी जो थे वो भारत के पहले वित्त आयोग थे, इसलिए पहला ऑप्शन ए सही है। फिर है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के लिए संविधान में कौन सा संशोधन आया? 86वां, 89वां, 92, या फिर 97? क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर है वो सही आंसर है जो है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। तो इसका सही जो आंसर है 338 के द्वारा जनजाति आयोग का गठन किया गया था। मतलब कि 1990 में 65वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 338 में एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति का गठन किया गया था, लेकिन 89 संवैधानिक संशोधन के द्वारा, मतलब कि बी ऑप्शन के द्वारा ये हुआ था 2003 में।
2003 के द्वारा एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 338 का, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को इस आयोग से अलग एक स्थान दिया गया। अगला प्रश्न है कि भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक केंद्र सरकारों के लेखा की संबंधित रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और लोक लेखा समिति। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, लोक लेखा समिति। और डी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। सॉरी, इसका सही आंसर बी है, क्योंकि महालेखा नियंत्रक परीक्षक जो है वो लेखा विभाग का मुखिया होता है और केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इसे संसद के पटल पर रखवाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है इसका वर्णन अनुच्छेद 76 में दिया गया है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए नियत होता है। तो इसमें जो कौन सा सत्य नहीं है, वह सत्य जो नहीं है वह ऑप्शन है डी, क्योंकि महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर ग्रहण करता है और इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59 कि नीति आयोग एक है संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय या फिर गैर संवैधानिक निकाय या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वह आपका है सी ऑप्शन, गैर संवैधानिक निकाय है। सी ऑप्शन का सही है, क्योंकि नीति आयोग का गठन 2014 में भारत के योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के जो हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन है मूल संविधान में, संविधान संशोधन के द्वारा, संसद के द्वारा पारित अधिनियम से या फिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर। तो इसका सही आंसर जो है वो संसद के द्वारा पारित अधिनियम के आधार पर मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है कि मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक या 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। क्वेश्चन नंबर 61। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है केंद्र मुख्य सूचना आयुक्त। इसका सही आंसर है वो आपका है 5 वर्ष 65 वर्ष। मतलब बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में की गई थी, जिसमें एक सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त होते हैं और मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन है 1964 में, 1976 में, 1993 में या फिर 1999 में। इसका जो सही आंसर है वो है केंद्र की मानवाधिकार आयोग का गठन जो है वो 1964 में, 63-64 में संथानम आयोग की सिफारिश पर किया गया था। इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन अनुच्छेद 6 से 11, अनुच्छेद 6 से 12, अनुच्छेद 5 से 12 या निम्नलिखित में से कोई नहीं। इसका जो सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन 6 से 11। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को लाभ प्राप्त हैं? पहला है लोक नियोजन के विषय में समानता का अधिकार, दूसरा संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार और तीसरा विधि के समझ समानता का अधिकार। तो विकल्प हैं केवल 1 2, 1 3, 2 3 या फिर तीनों। क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही आंसर है वो आपका है 1 और 2। 1 और 2 जो हैं जो केवल भारतीयों को जो प्राप्त हैं, जो अनुच्छेद 15, 16, 19 और अनुच्छेद 29 और 30 जो हैं वो केवल भारतीयों को प्राप्त है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और अमेरिकी दोनों संविधान में संघीय राज्य व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। तो इसमें कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो केवल 1,
केवल दो, केवल दोनों, एक और दो दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 65। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, क्योंकि इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 32-30, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 26 से 28। तो कौन सा जो है वो इसमें सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें जो है वो सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 66। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 26 से 28 से ना होकर 25 से 28 तक दिए गए, 25 से 28 तक दिए गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रिट के द्वारा न्यायालय सार्वजनिक प्राधिकारियों से उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछ सकता है? ऑप्शन है अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या इनमें से कोई नहीं। उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि अधिकार उनके कार्यों से संबंधित जो उनके नकारने से पूछ सकता है वो है परमादेश, लेकिन ऑप्शन में परमादेश का कोई नहीं दिया गया है, इसलिए डी ऑप्शन इसका जो है वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है? पहला है जिसका प्रशासन राज्य के द्वारा होता है लेकिन स्थापना किसी नाम के तहत हो, किसी न्यास के तहत हो। दूसरा है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। तीसरा राजनीति से पूर्णतया पोषित संस्थान। चौथा राजनीति द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थान। क्वेश्चन नंबर 68। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। राजनीति से जो पूर्णतया पोषित संस्थान होगा वहां पे धार्मिक न्यास मतलब धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों को सशस्त्र बलों पर लागू करने के संबंध में संसद की शक्ति और मूल अधिकारों के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। तो कौन सा सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1 और 2, और दोनों कथन जो हैं पहला और दूसरा जो सही है, पहला और दूसरा सही है और तीसरा कथन जो है वो गलत है। 1 मिनट, कौन सा सही नहीं है? कौन सा मूल अधिकार सुमेलित नहीं है? तो इसमें तो 35 है वो पूर्णतः सुमेलित है और पहला और दूसरा सुमेलित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 33 जो है वो मूल अधिकारों का सशस्त्र बलों पर लागू न होने संबंध में है और 34 में मार्शल लॉ की बात कही गई है। तो इसलिए केवल सही जो है वो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि पहला और दूसरा गलत है, तीसरा केवल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारंभ में मूल अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में थी? 19(1) घ, 19(1) अड़ा, 19(1) छ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वो है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वो था 19(1) चा में दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है कनाडा, रूस, ब्रिटेन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मूल अधिकार जो हैं वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, यानी अमेरिका के से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को विदेश में घूमने और वापस भारत आने के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वो है अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का उपबंध। अनुच्छेद 43 का कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी।
और 43 का सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। तो कौन सा क्वेश्चन जो है कुसुम सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है वो है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है, क्योंकि अनुच्छेद 43 का में अनुच्छेद कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान अनुच्छेद 43 में है, जबकि 43 का में उद्योगों में के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना दिया गया है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला है, यह संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक विस्तृत है और इसे भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। और तीसरा है, नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब कौन सा जो है वो असत्य है? तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, कि इसका कोई कथन जो है असत्य नहीं है, सारे कथन जो हैं वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 74। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है 43 बी, सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। 48 से राष्ट्रीय महत्व के स्मारक संस्थानों या वस्तुओं का संरक्षण। और अनुच्छेद 39 से समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता। और 47 स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नशीली दवाओं, मदिरा ड्रग्स के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, क्योंकि 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में बदलाव किया गया था, ठीक है, और जिसमें रक्षा पर्यावरण से संबंधित वन्य जीवों की रक्षा करना अनुच्छेद 48A में रखा गया है। अगला प्रश्न है, समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता के उपलब्ध कराने से संबंधित नीति निर्देशक तत्व 39A को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन है 25वें संवैधानिक संशोधन, 42वें संवैधानिक संशोधन, 44वें संवैधानिक संशोधन, या फिर 91वें संवैधानिक संशोधन। इसका सही जो आंसर है वो आपका है 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, किसी सलाहकार बोर्ड की राय के किसी व्यक्ति को बिना सलाहकार बोर्ड की राय किसी व्यक्ति को कितने समय तक निवारक निरोध के तहत निरुद्ध किया जा सकता है? 2 माह, 3 माह, 4 माह, या फिर 6 माह। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 3 माह। 3 माह तक बिना सलाहकारी बोर्ड के व्यक्ति को जेल में रखा जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 22 बताता है। जबकि 3 माह तक संविधान में दिया था, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1918 द्वारा घटाकर इसे 2 माह कर दिया गया था, ठीक है, जबकि मूल संविधान में इतना ही दिया गया था, 3 माह, बाद में से 2 माह किया गया है। अगला प्रश्न है, सरकारी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को आरक्षण की व्यवस्था किस संवैधानिक संशोधन के तहत की गई है? ऑप्शन है 101, 102, 103, 104। इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 103। 103 संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है, और यह संवैधानिक संशोधन जो है वो 2019 में लाया गया था, जिसमें 10% सीटों की आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान में केंद्र राज्यों के संबंध का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 9, भाग 10, भाग 11, या फिर भाग 12। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है संविधान का भाग 11, जो है केंद्र संबंधों से संबंधित है, केंद्र राज्य के संबंधों से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 245 से लेकर 293 तक इसमें उपबंध दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 80 कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा को राज्यसूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 42वें संवैधानिक संशोधन, 44वें संवैधानिक संशोधन, 76वें संवैधानिक संशोधन, या फिर 86वें संवैधानिक संशोधन। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है ए, 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया है। अगला प्रश्न है, समस्त भारत या ऐसे किसी भाग में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, या राज्यों की सहमति से राष्ट्रपति। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, संसद। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के मध्य
सामूहिक महत्व के विषयों की जांच एवं बहस के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? ऑप्शन है संसद, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। केंद्र और राज्यों के मध्य सामूहिक महत्व के विषयों की जांच के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? ऑप्शन है संसद, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर राष्ट्रपति। तो इसका सही जो आंसर है कि केंद्र और उसकी बहस मतलब कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, राष्ट्रपति। डी ऑप्शन, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है केंद्र और राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था को निर्धारण करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है? वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, आरबीआई या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय। तो इसका विशेष जो सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, वित्त आयोग। वित्त आयोग का वर्णन जो है अनुच्छेद 280 में दिया गया है। अगला प्रश्न है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का संबंध किससे है? वित्त मामलों से, न्यायिक सुधार से, केंद्र संबंधों से और पंचायतों से। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका केंद्र राज्य संबंधों से। केंद्र से इसका संबंध है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न।